जय हिंद साथियों, स्वागत है आप सभी लोगों का एक बार फिर से आपके अपने चैनल जनकवि स्टडी हब में। आशा करता हूं कि आप सभी लोग अच्छे होंगे और बिल्कुल अच्छे से आप लोग अपनी प्रिपरेशन कर रहे होंगे। साथियों, जो यहाँ पर मेरे द्वारा उत्तराखंड जिला सीरीज शुरू की गई है एमसीक्यूज के माध्यम से, उसके अंदर हम लोगों ने उत्तरकाशी जिले को अच्छे तरीके से पूरा कंप्लीट कर लिया है और पूरे 50 प्रश्न हमने उत्तरकाशी डिस्ट्रिक्ट से जो भी महत्वपूर्ण थे उनको हमने यहाँ पर बिल्कुल अच्छे से समझ लिया है। उसी सीक्वेंस को जारी रखते हुए आज जो हमारा नेक्स्ट डिस्ट्रिक्ट है उत्तराखंड का वो है टिहरी, और इसके भी हम यहाँ पर 50 प्रश्न बिल्कुल अच्छे से डिस्कस करने वाले हैं और जो आपके एग्ज़ाम के लिए काफ़ी इम्पोर्टेंट होंगे। उसके अलावा दोस्तों मैं आप लोगों को बता दूं कि जैसे मैंने आप लोगों को बोला है कि भाई इतना बड़ा जीएस वाला सेक्शन है वो भी मैं कराऊंगा, तो उसके लिए मैं लगातार लगा हूँ, दिन रात लगा हूँ उसके लिए। उसकी पीपीटी मैं तैयार कर रहा हूँ और बिल्कुल अभी तो ज्योग्राफी का ही मैं स्टार्ट किया हूँ, ज्योग्राफी का बना रहा हूँ मैं पीपीटी। उसके अंदर मैप, जब आप लोगों के सामने वो पीडीएफ आएगा, वो पीपीटी आएगी, वो क्लास आएगी, तो आप लोगों को बहुत कुछ उसके अंदर यूनिक दिखेगा और ज्योग्राफी को एक बिल्कुल निचोड़ आप लोगों को उस वीडियो में दिखने वाला है। और जो स्टूडेंट पहली बार भी ज्योग्राफी को पढ़ रहा होगा वो इतना काबिल बन जाएगा कि वो एग्ज़ाम में 90 से 95% क्वेश्चन जो भी ज्योग्राफी से पूछे जाते हैं उन्हें सॉल्व करने में वो सक्षम हो जाएगा। अब रही बात उत्तराखंड के इतिहास की, उत्तराखंड का जो इतिहास है उसके लिए भी पीपीटी मैं तैयार कर रहा हूँ, ठीक है। और ये मेरा कमिटमेंट है कि मैंने उत्तराखंड का इतिहास भी कंप्लीट करवाना ही है। एक वीडियो पड़ चुका है उसका, उसे आप लोग देख लेना, अच्छे से समझ लेना और जितना हो सके आप लोग अपने नोट्स बनाएं। और नहीं बना पाते हो, ठीक है, स्क्रीनशॉट आप लोग लीजिए, इन पीपीटी का आप लोग फ़ोटोकॉपी करवाएं, अपने पास रख लीजिए और इन्हें पढ़ने का आप लोग काम कीजिए। अब ज़्यादा डिस्कस हम और कुछ नहीं करेंगे, बस इस ज़िले के जितने भी क्वेश्चन हैं उनको हम यहाँ पर शुरू करते हैं। जो लोग चैनल पर पहली बार आए हैं वो उनसे मेरी रिक्वेस्ट है वो सब्सक्राइब ज़रूर करें और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक इस लिंक को ज़रूर पहुँचाएं। सबसे पहला प्रश्न है दोस्तों हमारा आज का कि टिहरी नगर की स्थापना परमार शासक सुदर्शन शाह द्वारा कब की गई। ठीक है, आपको पता है कि जो टिहरी नगर की स्थापना है वो किसके द्वारा की गई है, वो की गई है सुदर्शन शाह के द्वारा, ठीक है। और कब ये अपनी राजधानी, ठीक है, यहाँ पर शिफ्ट करते हैं, ये प्रश्न आपसे पूछा गया है। पहला ऑप्शन दे रखा आप लोगों को 28 दिसंबर 1811, ये भी बिल्कुल गलत है। सेकंड ऑप्शन आपको दे रखा है 28 दिसंबर 1815, ठीक है, तो ये ऑप्शन क्या है, बिल्कुल सत्य है। कब आपसे अगर प्रश्न पूछा जाता है कि टिहरी नगर की स्थापना सुदर्शन शाह जो कि एक परमार शासक है उनके द्वारा कब की जाती है, तो आपको बताना है 28 दिसंबर 1815 को इनके द्वारा क्या की जाती है, टिहरी नगर की स्थापना की जाती है, यानी कि टिहरी इनके द्वारा राजधानी बना दी जाती है। क्लियर है। अगला प्रश्न आप लोगों से पूछा गया है दोस्तों कि टिहरी रियासत का भारत में विलय किस तिथि को होता है, ठीक है। तो यानी कि देखिए टिहरी क्या थी, एक अलग रियासत थी और पहले यहाँ के जो राजा थे उस टाइम पर मानवेंद्र शाह थे, ठीक है, उन्होंने क्या कर दिया था, साफ मना कर दिया था भारत में शामिल होने से। लेकिन 1 अगस्त 1949 को इन्होंने हस्ताक्षर कर लिए थे एग्रीमेंट पे और 1 अगस्त 1950 को ही टिहरी रियासत का क्या हो जाता है, भारतीय राज्य भारत में क्या हो जाता है, विलय हो जाता है। अगला प्रश्न है दोस्तों, काफ़ी महत्वपूर्ण प्रश्न है और ये प्रश्न क्या है आप लोगों के सामने कि टिहरी जिले का, ठीक है, टिहरी जिले का जो इससे पहले तीसरा प्रश्न देख लीजिए। तीसरा प्रश्न है पुराना टिहरी, ठीक है, जो पुराना टिहरी कब डैम में विलीन हो गया। जो पुराना टिहरी है दोस्तों वो कब डैम में विलीन हो गया, जो गणेश प्रयाग के पास पड़ता था, ठीक है, जो वाला क्षेत्र है वो कब डैम में विलीन हो गया है, तो उसका आंसर है दोस्तों 2005 में, ठीक है। 2005 में क्या हो जाता है, पुराना टिहरी डैम में विलीन हो जाता है और जो आज आप टिहरी का नया स्वरूप
देखते हो वो टिहरी बसाई गई है बोराड़ी में, ठीक है। नई टिहरी कहाँ पर बसाई गई है? बोराड़ी में बसाई गई है। बोराड़ी भी क्या है? एक जगह है टिहरी की, ठीक है। अगला प्रश्न देखिए दोस्तों, टिहरी जिले का क्षेत्रफल कितना है? तो यहाँ पर आप लोगों को दे रखा है 3642 वर्ग किमी, ठीक है। आपसे पूछेगा कि टिहरी जिले का क्षेत्रफल कितना है, तो टिहरी जिले का क्षेत्रफल है 3642 वर्ग किमी। उसके अलावा और ऑप्शन पे भी नज़र मार लेते हैं दोस्तों, ठीक है। एक साइड आपको दे रखा है 5329 वर्ग किमी, ये है पौड़ी का क्षेत्रफल, ठीक है। ये कहाँ का क्षेत्रफल है? पौड़ी का क्षेत्रफल है 1984, ये है आपका रुद्रप्रयाग का क्षेत्रफल। टिहरी का अगर आपसे पूछे 3642 वर्ग किमी। चलिए दोस्तों, अगला प्रश्न देखिए। अगला प्रश्न है आप लोगों के सामने कि राज्य में सर्वाधिक वर्षा, ठीक है, सर्वाधिक वर्षा यानी कि 318 सेंटीमीटर की बारिश किस स्थान पर होती है? तो वो होती है किस स्थान पर? नरेंद्र नगर में। कहाँ पर होती है? नरेंद्र नगर में होती है। क्लियर है? चलिए, अगला प्रश्न है दोस्तों, भिलंगना नदी का उद्गम स्थल कौन सा है? ठीक है, उद्गम स्थल कौन है? तो आपको ध्यान रखना है, सहस्त्रताल है कि यमताल है कि खतलिंग ग्लेशियर है, ठीक है। तो इनमें से आप लोगों को क्या ध्यान रखना है? खतलिंग ग्लेशियर क्या है? भिलंगना नदी का उद्गम स्थल है। आई होप इतनी चीजें आप लोगों को अच्छे से क्लियर हो रही होगी। वीडियो भी बिल्कुल अच्छे से रिकॉर्ड हो रहा है साथियों, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, ठीक है। आगे देखिए आप लोग, 7वां प्रश्न है, भिलंगना नदी और भागीरथी नदी का संगम स्थल कहाँ पर है? ठीक है, यानी कि भिलंगना नदी जो है और भागीरथी नदी कहाँ पर मिलती है? तो आपको ध्यान रखना है, ये कहाँ पर मिलती है? गणेश प्रयाग में, ठीक है। किस स्थान पर मिलती है? गणेश प्रयाग में इनका क्या होता है? मिलन होता है। टिहरी की कौन सी विधानसभा सीट अनुसूचित जाति के लिए आरक्षित है? ठीक है, अब देखिए ये प्रश्न पूछे जाते हैं अनुसूचित जाति के लिए कौन सी सीट रिजर्व है, कौन सी नहीं है। तो आपको ध्यान रखना है, धनोल्टी है कि प्रताप नगर है कि घनसाली है कि नरेंद्र नगर है, ठीक है। तो आपको ध्यान रखना है, जो घनसाली है ये क्या है? अनुसूचित जाति के लिए क्या है? आरक्षित सीट है विधानसभा की, ठीक है। चलिए आगे देखिए दोस्तों, अगला प्रश्न है दोस्तों कि टिहरी में प्रथम कृषि बैंक, ठीक है, टिहरी में प्रथम कृषि बैंक की स्थापना नरेंद्र शाह के द्वारा किस साल करवाई गई? ठीक है, तो आपको पहले एक प्रश्न तो ये बन गया आपका कि टिहरी में किसके द्वारा कृषि बैंक की स्थापना की गई? नरेंद्र शाह के द्वारा। और कब की गई ये आपको ध्यान रखना है, 1920 में। कब की जाती है? 1920 में की जाती है। याद आली टिहरी फिल्म किस साल बनती है? अगर ये प्रश्न पूछा जाता है तो ये फिल्म बनती है साथियों 2010 में। कब बनती है? 2010 में इस फिल्म का निर्माण होता है। महिलाओं की संपत्ति अधिकार से संबंधित कौन सी प्रथा है? ठीक है, कि महिलाओं को क्या मिलेगा? महिलाओं को क्या मिलेगी? संपत्ति का उनको अधिकार है, यानी कि जो उनके पिता की संपत्ति है उनमें महिलाओं का भी बंटवारा है। तो ये कौन सी प्रथा है? तो इस प्रथा को बोलते हैं साथियों ज्वाड़ प्रथा। कौन सी प्रथा बोलते हैं? ज्वाड़ प्रथा बोलते हैं, ठीक है। तो आपको क्या ध्यान रखना है? ज्वाड़ प्रथा। अब यहाँ पर ऑप्शन में ओडाल प्रथा भी दे रखा है और सल्टवाड़ प्रथा भी दे रखा है। तो सल्टवाड़ा प्रथा क्या होती है साथियों? जब किसी लड़की का मतलब जब कोई लड़का पैदा होता है तो जब वो मामा के यहाँ यानी कि अपने मामा के घर पहली बार जाता है तो उस प्रथा को क्या बोलते हैं? सल्टवाड़ा प्रथा बोलते हैं, ठीक है। और ओडाल प्रथा क्या होती है दोस्तों? ओडाल प्रथा ये होती है जैसे किसी भी स्थान पर यानी कि कहीं पर भी क्या किया गया, कोई आयोजन किया गया है मेले का, और उस मेले में क्या करता है, लड़का लड़की को भगा कर ले जाता है और उससे शादी कर लेता है। इस प्रथा को क्या बोलते हैं? इस प्रथा को बोलते हैं ओडाल प्रथा। क्लियर है? अगला प्रश्न देखिए दोस्तों, अगला प्रश्न है इंद्रमणि बडोनी जी का जन्म कब हुआ था? तो कई बार क्या होता है दोस्तों, इंद्रमणि बडोनी को ही बोला जाता है उत्तराखंड का गांधी, ठीक है। तो आपसे पूछा जाए कि उत्तराखंड का गांधी किसे बोलते हैं, तो इंद्रमणि बडोनी जी को बोलते हैं, ठीक है। तो यहाँ से क्या होता है कि जो ये फेमस सेलिब्रिटीज कहें आप इनको, महान शख्सियत बोलें, इनसे जन्म से संबंधित इनसे प्रश्न पूछे जाते हैं। तो आपको ध्यान रखना है इनका जन्म कब हुआ था। इनका जन्म हुआ था 24 दिसंबर 1924 को। कब होता है? 24 दिसंबर 1924 को इनका जन्म होता है, ठीक है। और
कहाँ पर होता है? टिहरी में होता है, ठीक है, और जखोली विकासखंड में होता है। किस विकासखंड में होता है? जखोली विकासखंड में होता है। उसके अलावा दोस्तों इनके संबंध में आप लोगों को क्या बात ध्यान रखनी है, ये केदार नृत्य, एक नृत्य होता है दोस्तों केदार नृत्य, उसके क्या है, ये कुशल नृतक हैं, ठीक है, यानी कि केदार नृत्य में इनको क्या है, एक्सपर्टनेस हासिल है, ठीक है। उसके अलावा दोस्तों आपको ध्यान रखना है कि 1956 में 1956 में गणतंत्र दिवस की परेड पर इन्होंने केदार नृत्य किया था, और इस नृत्य को देखकर जो उस टाइम के प्रधानमंत्री थे हमारे नेहरू जी, वो भी झूम उठे थे, ठीक है। उसके अलावा दोस्तों ये 1967 में देवप्रयाग से विधायक भी चुने गए। और उसके अलावा आप लोगों को एक बहुत इम्पोर्टेंट बात ध्यान रखनी है इनके जन्म दिवस पर, कि जिस दिन इनका जन्म हुआ था 24 दिसंबर 1924 को, ठीक है, इसी के उपलक्ष्य में 24 दिसंबर को लोक संस्कृति दिवस भी मनाया जाता है। कौन सा दिवस मनाया जाता है साथियों? लोक संस्कृति दिवस भी मनाया जाता है। आई होप इतनी बात आप लोगों की क्लियर हो गई होगी। एक और प्रश्न आपसे पूछा जा सकता है एग्जाम में कि खतलिंग ग्लेशियर की खोज किन शख्स के द्वारा की गई? तो आपको ध्यान रखना इनका जो ये बडोनी है आपके इंद्रमणि बडोनी जी, इनके द्वारा ही खतलिंग ग्लेशियर की स्थापना की जाती है। अगला प्रश्न है साथियों आप लोगों के सामने, गब्बर सिंह स्मारक चंपा की स्थापना कब हुई? गब्बर सिंह स्मारक चंपा की स्थापना कब हुई? ये प्रश्न अगर आपसे पूछा जाता है तो आपको बताना है कि 1925 में, ठीक है, 1925 में चंबा में क्या की जाती है? गब्बर सिंह स्मारक की स्थापना की जाती है, ठीक है। तो थोड़ा सा आप लोग गब्बर सिंह के बारे में भी जान लीजिए, ठीक है। जो जब प्रथम विश्व युद्ध के समय, ठीक है, इन्होंने अंग्रेजों की तरफ से लड़ाई की थी, और 1915 में, ठीक है, 1915 में इनको क्या मिलता है? विक्टोरिया क्रॉस, ठीक है, विक्टोरिया क्रॉस जो इंग्लैंड का सर्वोच्च सम्मान है, विक्टोरिया क्रॉस से इन्हें नवाजा जाता है, ठीक है। और आपसे एक और प्रश्न पूछा जाता है कि इनका संबंध किस बटालियन से था? तो इनका संबंध जो था 39वीं गढ़वाल राइफल से इनका क्या था? संबंध था, ठीक है। अगला प्रश्न देखिए दोस्तों, गब्बर सिंह नेगी प्रथम विश्व युद्ध के दौरान किस जगह तैनात थे? तो ये फ्रांस में तैनात थे। कहाँ पर थे? फ्रांस में एक जगह है न्यू चैपल, वहां पर ये तैनात थे। अगला प्रश्न देखिए दोस्तों, श्रीदेव सुमन जी का जन्म कब हुआ था? ठीक है, तो यहाँ पर बहुत सारे फैक्ट मैंने लिखे हुए हैं और बहुत अच्छे काम आएंगे। तो ये सबसे पहला देखिए आप लोग, श्रीदेव सुमन जी का जन्म कब हुआ था? तो आपको ध्यान रखना है 25 मई 1916 को क्या होता है? श्रीदेव सुमन जी का जन्म होता है, ठीक है। तो जितनी भी इम्पोर्टेंट बातें हैं श्रीदेव सुमन जी से संबंधित, तो वो सारी की सारी आप लोग नोट कर लेना, ठीक है। सबसे पहले इनका जन्म आप लोग नोट कर लीजिए कि 25 मई 1916 को इनका जन्म होता है, ठीक है। टिहरी का एक गांव है जोल गांव, ठीक है, कहाँ पर होता है? टिहरी के जोल गांव में होता है, क्लियर है। इनके बचपन का नाम श्रीदत्त बडोनी था, ठीक है। माता का नाम इनका तारा देवी और पिता का नाम था इनका हरिराम बडोनी। क्या था? हरिराम बडोनी इनके पिता का नाम और माता का नाम तारा देवी, ठीक है। बचपन का नाम क्या हो गया इनका? श्रीदत्त बडोनी। जन्म कब हो गया? 25 मई 1916 को जोल गांव में, ठीक है। अब देखिए एक पेपर में इनकी पत्नी से संबंधित भी प्रश्न आया था कि बताइए श्रीदेव सुमन जी की पत्नी का नाम क्या है? तो इनकी पत्नी का नाम है विनय लक्ष्मी। क्या नाम है? विनय लक्ष्मी इनकी पत्नी का नाम है। उसके अलावा दोस्तों आप लोगों को क्या बात इनके साथ ध्यान रखनी है, इनसे संबंधित जो ध्यान रखनी है, 1937 में, ठीक है, कब? 1937 में इनके द्वारा सुमन सौरभ, ठीक है, सुमन सौरभ नाम से कविताएं प्रकाशित की गई, ठीक है। सुमन सौरभ नाम से कब इन्होंने कविताएं प्रकाशित की? तो आपसे पूछा जाता है 1937 में। एक बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों, और जो पूछा गया था आपका जो स्क्रीनिंग का एग्जाम हुआ था प्रवक्ता का, उसके अंदर पूछा गया था कि टिहरी राज्य प्रजामंडल की स्थापना श्रीदेव सुमन ने किस वर्ष की थी? तो आप डेट भी पूछी गई थी, तो उसे आप लोग लिख लेना 23 जनवरी, ठीक है। कब? 23 जनवरी 1939, ठीक है, 1939 को क्या की थी इन्होंने? किसकी स्थापना की थी? टिहरी प्रजामंडल की स्थापना की गई थी।
चलिए, इतनी बात हो गई। उसके अलावा आप लोगों को क्या ध्यान रखना है, यहाँ पर डेट दी गई है 3 मई 1944, ठीक है, आपकी स्क्रीन में। तो इसमें आप लोगों को ध्यान रखना है कि इन्होंने क्या किया था। 3 मई 1939 को इन्होंने आमरण अनशन, ठीक है, आमरण अनशन इन्होंने शुरू किया। और 25 जुलाई 1944 को, कब, 25 जुलाई 1944 को, ये आपके सामने डेट दी गई है, ठीक है, 84 दिनों की भूख हड़ताल के बाद इनकी क्या हो जाती है, डेथ हो जाती है, ठीक है। आपसे पूछा जाता है कि सुमन दिवस, ठीक है, हम हर वर्ष क्या मनाते हैं, 25 जुलाई को सुमन दिवस मनाते हैं, ठीक है। तो वो कब पहली बार मनाया गया था, तो आप लोग ध्यान रखना 25 जुलाई 1946 को ये पहली बार मनाया गया था। तो जितनी फैक्ट मैंने आपको बताया, क्योंकि यहाँ पर क्या होता है दोस्तों, इतना माउस से लिखना इतना पॉसिबल नहीं होता है, तो आप लोग, इतना स्लो बोलता हूँ मैं कि आप लोग भले ही स्पीड कम कर लेना, लेकिन नोट जरूर करना ये बात, ठीक है। अगर जो पीपीटी वालों से मैं एक, जिनको मैं पीपीटी मिलती है, जिनको डिस्क्रिप्शन बॉक्स है चाहे ग्रुप में मिलती है, उनसे मैं एक चीज़ जरूर कहूँगा कि भाई मेरे एक बार आप लोग क्लास जरूर देखना, तब जाके इस पीपीटी पे नज़र मारना। इस पीपीटी में आप लोगों को पूरा सार मिलेगा, ठीक है, पूरा सार मिलेगा, ठीक है। अब देखिए, मैं आप लोगों को बता दूं कि 7 दिन में, अगर 7-8 दिन में मैं अगर 7 जिले कंप्लीट करता हूं, तो 350%, 7-50% भी अगर एक जिले से संबंधित है, तो 350 प्रश्न होते हैं, ठीक है। और इतना मुझे लगता है कि 13 जिले हैं, तो 13 जिले में नहीं भी होगा तो 650, 600 क्वेश्चन तो होंगे, 500, 600 नहीं होंगे, 500 क्वेश्चन तो इनके बनेंगे बनेंगे 13 जिलों के, ठीक है। अब देखो 500 ये बने, 500 यहाँ से बने, फिर वैसे ही अलग सेक्शन से बनेंगे, अलग सेक्शन से बनेंगे। तो जब मैं लाइव आ पाऊंगा, ठीक है, जब ये टास्क कंप्लीट हो जाएगा हमारा 1000 सब्सक्राइबर वाला, ठीक है, जो अभी 900 के करीब हैं, ठीक है, लगभग 100 सब्सक्राइबर दूर हूँ मैं, इसे आप लोग जल्दी से इस टास्क को कंप्लीट कर लें, जिससे मैं आप लोगों के बीच लाइव आ सकूँ, ठीक है। लाइव आऊँगा तो मैं क्या करूँगा कि मैं इन सारी पीपल, जैसे एक संडे आया हमारा, ठीक है, संडे आया हमारा, तो मैं क्या करूँगा, जितने 13 डिस्ट्रिक्ट है जो हमने पूरे पढ़ लिए हैं, उनका मैंने पूरा संडे को एक मैराथन क्लास रख ली, ठीक है। पर अभी आप लोग सिर्फ इतना करिए कि ये मैराथन क्लास होगी, उसमें उतना डिटेल से नहीं बता पाऊंगा जितना डिटेल से अभी बता रहा हूँ, हर एक वीडियोस के अंदर हर एक व्यक्ति के बारे में सारी जानकारी। तो आप लोगों ने करना क्या है, करना अभी डिटेल से देखनी है, बाद में जब लाइव आ पाऊंगा तो उस टाइम क्या होंगी चीज़ें, बिल्कुल फटाक से 13 डिस्ट्रिक्ट हमने एक दिन में कंप्लीट कर लिए, पर वहाँ पे क्या होगा, फटाक फटाक इनका क्या होगा, रिविजन होगा। तो अभी आप लोग अपने एफर्ट्स डालें, मैं अपने एफर्ट्स डालने के लिए तैयार हूँ, तो कहीं ना कहीं आप लोग भी कोऑपरेट कीजिए, ठीक है। आज की क्लास पेंडिंग मत रखो, ठीक है। बहुत सारे स्टूडेंट, मुझे बहुत क्या बोलूँ, अंदर से बहुत तकलीफ होती है, मुझे पर्सनली बता रहा हूँ, ठीक है, जब स्टूडेंट बोलते हैं मास्टर जी हमने ये क्लास अभी कंप्लीट नहीं की, ठीक है। तो मैं आपसे एक रिक्वेस्ट करता हूँ, जैसे मैं जो क्लास में आज भेजता हूँ, ठीक है, मैं कल दूसरी क्लास भेजूँ, उससे पहले आप लोग उस क्लास को बिल्कुल पूरा कर लीजिए, ठीक है। भले आप लोग कैसे भी, ठीक है, आप कैसे भी कीजिए, परंतु अगर आप लोग सच में आपके अंदर डेडिकेशन है, आप लोग करना चाहते हैं, तो इन क्लासेस के अंदर इतना है भाई, इतना मटेरियल है, आप कहीं किसी भी कोचिंग संस्थान से आप कंपेयर कीजिए, ठीक है। कोचिंग संस्थान जहाँ आप, मैं आपको ये बोल सकता हूँ डंके की चोट पे, अगर आप किसी कोच आज किसी भी प्रतिष्ठित कोचिंग सेंटर में जाएंगे, तो इतनी मेहनत के साथ इतना कंटेंट जो आपको फ्री ऑफ कॉस्ट यहाँ पर मिल रहा है, ये सब कंटेंट भाई आप लोगों को नहीं मिलेगा, ये मैं आप लोगों को बता रहा हूँ, ठीक है। तो इसलिए ये कदर कीजिए। मैं मेरे जब खुद के मैं आपको बता दूँ इस बात का, जब मेरे खुद के कोचिंग सेंटर थे, तो भाई जब मेरे यहाँ एक टेस्ट होता था, उसका जो चार्ज था वो कम से कम 50 रुपये रहता था, टेस्ट का फीस अलग, ठीक है। तो है, ये जो ये बरस रहा है, जो ये ज्ञान, जो भी ये चीज़ें हो रही है, जनवरी फरवरी तक है, ठीक है, इतना मैं बता दूं आप लोगों को, ठीक है। उसके बाद क्या होता है, कैसा होता है, वो मुझे भी नहीं मालूम, मैं क्या करता हूँ, कैसे करता हूँ, क्या चीज़ होती है, क्या नहीं होता है, ठीक है। लेकिन ये सारी चीज़ें, जितनी भी चीज़ें मिल रही है, जनवरी फरवरी तक है, इन्हें आप लोग लपेट लो, ठीक है। तो मैं, क्योंकि होता ये है ना कि जो जब चीज़ें किसी को मतलब ऐसे फ्री बोले या फ्री ऑफ कॉस्ट मिलती, तो सामने वाले बंदों को उसकी कदर नहीं रहती है, ठीक है। तो कदर करना सीखिए, जो करिए आप लोग, टेस्ट करिए जो करना है, ठीक है। लेकिन भाई अपने लिए, ठीक है, मेरे लिए कुछ मत करना, अपने लिए ज़रूर मेहनत करना, ठीक है। बस मैं जो बोलता हूँ, ठीक है, भले कड़वा बोलता हूँ, मुझे मीठी और
चुपड़ी बातें करनी नहीं आती है, ठीक है। मीठा तो आपको पता है कौन बोलता है, ठीक है, ज़्यादा मैं एक्सप्लेन नहीं कर सकता हूँ। मीठा कौन बोलते हैं आप लोग अच्छे से जानते हो। तो कड़वी बात बोलता हूँ और जो आपके लिए फ़ायदेमंद है। आप मेहनत कीजिए बस, ठीक है। और आज की क्लास जो है वो आज ही निपटा दीजिए। चलिए अब देखिए, माई इम्प्रेशन ऑफ अमेरिका किसकी पुस्तक है। तो ध्यान रखना, माई इम्प्रेशन ऑफ अमेरिका किसकी पुस्तक है। तो ये पुस्तक है भाई तारा दत्त गैरोला की। किसकी पुस्तक है? तारा दत्त गैरोला की ये पुस्तक है। अब देखिए तारा दत्त गैरोला की अगर हम यहाँ पर बात करते हैं तो जितनी भी बातें इंपॉर्टेंट है तारा दत्त गैरोला से संबंधित वो आप लोग जान लीजिए, ठीक है। सबसे पहले तो इनका जन्म 1875 में होता है, ठीक है। उसके अलावा इनके द्वारा गढ़वाल हितकारिणी सभा का भी गठन किया जाता है 1901 में, ठीक है। दो बात हो गई। तीसरी बात आप लोगों ने ध्यान रखनी है कि कुमाऊं परिषद का जो दूसरा अधिवेशन हुआ था हल्द्वानी में, ठीक है। कहाँ पर हुआ था? कुमाऊं परिषद का दूसरा अधिवेशन हल्द्वानी में जो हुआ था, तो इन्होंने 1918 में इसकी क्या की थी? अध्यक्षता की थी, ठीक है। उसके अलावा 1917 में इन्हें राय बहादुर की उपाधि दी जाती है, अंग्रेज लोग देते हैं, ठीक है। उसके अलावा ध्यान रखना दोस्तों, इनके द्वारा हिमालयन फोकलोर, ठीक है, हिमालयन फोकलोर अगर आपसे पूछा जाता है किसकी पुस्तक है, तो हिमालयन फोकलोर आपके तारा दत्त गैरोला की पुस्तक है, ठीक है। उसके अलावा दोस्तों आप लोगों को ध्यान रखना है इनके बारे में बहुत इंपॉर्टेंट बात, सेलेक्टेड लैंड रेवेन्यू डिसीजन ऑफ कुमाऊं, ठीक है। सेलेक्टेड लैंड रेवेन्यू डिसीजन ऑफ कुमाऊं किसकी पुस्तक है? तो ये भी आपका तारा दत्त गैरोला की पुस्तक है। बस ये दो चार बातें हैं जो आप लोगों को ध्यान रखनी है। अगला प्रश्न है दोस्तों, देखिए तारा दत्त गैरोला के द्वारा यहाँ पर लिखा भी मैंने कि हितकारिणी सभा, गढ़वाल हितकारिणी सभा की स्थापना कब की थी? तो ये आपको ध्यान रखना है 1901 में, ठीक है। और 1903 में इनके द्वारा सरोला ब्राह्मण सभा की, ठीक है, सरोला ब्राह्मण सभा की भी स्थापना की जाती है, ठीक है। चलिए उसके अलावा कुमाऊं परिषद का दूसरा अधिवेशन हल्द्वानी में संपन्न हुआ, इसकी अध्यक्षता किसने की? ठीक है, तो ध्यान रखना दोस्तों, इसकी अध्यक्षता कौन करते हैं? तारा दत्त गैरोला करते हैं। जो पहला अधिवेशन होता है अल्मोड़ा के अंदर उसकी अध्यक्षता करते हैं जयदत्त जोशी, दूसरे की करते हैं तारा दत्त गैरोला, ठीक है। और जो तीसरा अधिवेशन होता है बद्रीदत्त पांडे और चौथे की करते हैं हरगोविंद पंत, ठीक है। चलिए अगला देखिए दोस्तों, गढ़वाल का इतिहास नामक पुस्तक किसने लिखी है? तो ये लिखी है दोस्तों हरिकृष्ण रतोड़ी ने। किसने लिखी है? हरिकृष्ण रतोड़ी द्वारा लिखी गई है गढ़वाल का इतिहास नामक की पुस्तक, ठीक है। इसके अलावा आप लोगों के ध्यान क्या रखना है, ठीक है, बद्रीनाथ पांडे के द्वारा क्या लिखी गई है? आपको पता है कुमाऊं का इतिहास, ठीक है। ब्रेन डंगवाल की किस रचना के लिए उनको 2004 में साहित्य अकादमी पुरस्कार मिला? ठीक है, तो ध्यान रखना दोस्तों, इनकी एक रचना है दुष्ट चक्र में सृष्टा, ठीक है, दुष्ट चक्र में सृष्टा। ध्यान रखना, दुष्ट चक्र में सृष्टा इनकी क्या है? ब्रेन डंगवाल की रचना है, जिसके लिए उसे 2004 में साहित्य अकादमी पुरस्कार मिलता है, ठीक है। चलिए अगला देखिए दोस्तों, साल 2018 में किस रचना के लिए लीलाधर जगुड़ी जी को 28वां व्यास पुरस्कार मिलता है? ठीक है, तो 2018 में 28वां व्यास पुरस्कार मिलता है किसको? लीलाधर जगुड़ी को। और किसके लिए मिलता है? वो मिलता है जितने लोग उतने प्रेम। किस रचना के लिए? जितने लोग उतने प्रेम। अनुभव के आकाश में चांद, पांच बेटे, रात अभी भी मौजूद है, ये सारी रचनाएं किनकी है? लीलाधर जगुड़ी जी की है। अगला प्रश्न देखिए दोस्तों, देहरादून से निकलने वाले समाचार पत्र युगवाणी के संवाद, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। युगवाणी ये न्यूज़पेपर जो है काफी इंपॉर्टेंट है। तो क्या पूछा गया है? देहरादून से निकलने वाले समाचार पत्र युगवाणी के संपादक कौन है? तो आपको ध्यान रखना है गोपेश्वर कोठियाल। कौन है? गोपेश्वर कोठियाल इसके क्या है? संपादक है, ठीक है। उसके अलावा दो नाम आप लोगों को दिए गए हैं, गोपाल सिंह राणा। तो गोपाल सिंह राणा को संबंध में आप लोगों को एक बात ध्यान रखनी है, आपसे पूछा जाता है कि आधुनिक किसान आंदोलन के जन्मदाता या जनक किसे कहा जाता है? तो गोपाल सिंह राणा को कहा जाता है। विश्वेश्वर दत्त सकलानी को क्या कहा जाता है? वृक्ष मानव कहा जाता है। आपसे प्रश्न एक पूछा जाता है वृक्ष मानव किसे कहा जाता है? तो वो कहा जाता है विश्वेश्वर दत्त सकलानी जी को, ठीक है। इतनी बात आप लोगों को ध्यान रखनी है यहाँ से। अगला प्रश्न देखिए दोस्तों, अगला प्रश्न आप लोगों के सामने है कि भुवनेश्वरी महिला आश्रम की 1977 में किसके द्वारा की गई? ठीक है,
तो यहाँ पर स्थापना भी होना था, ठीक है। भुवनेश्वरी महिला आश्रम की स्थापना 1970 में किसके द्वारा की गई? स्वामी मनमंथन के द्वारा। किसके द्वारा की गई दोस्तों? स्वामी मनमंथन के द्वारा। बंटा जल आंदोलन कब हुआ? ठीक है, आपसे पूछा जाता है कि बंटा जल आंदोलन कब हुआ, तो ये 1976 में होता है, ठीक है। कब होता है? 1967 में होता है, 77 में होता है, सॉरी, ठीक है, 1976 में होता है, 1976 में ये होता है, जिसमें अग्रणी भूमिका कौन निभाते हैं? स्वामी मनमंथन निभाते हैं, ठीक है। तो याद ध्यान रखना स्वामी। और ये जो आपसे पूछा जाता है कि जो भुवनेश्वरी महिला है उसका जो मुख्यालय वो कहाँ पर है? वो अंजलि सैन में है, ठीक है, अंजलि सैन में है। इतनी बात आप लोगों को ध्यान रखनी है। अगला देखिए दोस्तों, आपसे पूछा जाता है कि कोटली वेल परियोजना किस नदी पर है? कोटली वेल परियोजना अगर आपसे पूछा जाता है किस नदी पर है, तो ये गंगा नदी पर है और 100 मेगावाट की है। कितने मेगावाट की है? 100 मेगावाट की है। कोटेश्वर बांध परियोजना किस नदी पर है दोस्तों? तो ये अगर आपसे पूछा जाता है तो ये भागीरथी नदी पर है। किस नदी पर है? भागीरथी नदी पर ये परियोजना है। अगला देखिए दोस्तों, टिहरी हाइड्रो डेवलपमेंट कॉरपोरेशन यानी THDC की स्थापना कब होती है? तो ये होती है 12 जुलाई 1988 को। कब होती है? 12 जुलाई 1988 को क्या होती है? इसकी स्थापना होती है। चलिए, टिहरी बांध किन दो नदियों पर बना है, ठीक है। टिहरी बांध किन दो नदियों पर बना है? भागीरथी और भिलंगना पर क्या बना है दोस्तों? टिहरी बांध बना है, भागीरथी और भिलंगना पर। तो इसलिए आंसर क्या हो जाएगा? दोनों हो जाएगा। तो ये 12 जुलाई, THDC का बहुत बार पूछता है, 12 जुलाई 1988, ठीक है। टिहरी बांध की ऊंचाई कितनी है? तो 260.5 क्या है? टिहरी बांध की ऊंचाई है। टिहरी बांध की कुल उत्पादन क्षमता कितनी है? 2400 है। कितनी है? 2400 है। क्लियर है? चलिए, 2400 मेगावाट। कितनी है? 2400 मेगावाट कर लेना आप इसको, ठीक है। अगर आपसे पूछा जाता है कि जो ये स्टार्टिंग में ये कितनी थी, तो 600 थी। कितनी थी? 600 मेगावाट की थी, ठीक है। तो बाद में जब रूस इसमें अपना सहयोग प्रदान करता है तो ये कितना हो जाता है? ये पूरी 2400 मेगावाट की हो जाती है। क्लियर है? तो ये 12 जुलाई 1988 आप लोगों को ध्यान रखना है। चलिए दोस्तों, हमारे राज्य को रॉयल्टी के रूप में टिहरी बांध से कितनी प्रतिशत बिजली दी जाती है? तो कितनी दी जाती है? 12%, ठीक है। 12% हमें रॉयल्टी के रूप में मिलती है। टिहरी डैम का डिजाइन किसके द्वारा तैयार किया गया? तो ये तैयार किया गया दोस्तों जेम्स ब्रून के द्वारा। किसके द्वारा? जेम्स ब्रून के द्वारा ये तैयार किया गया। 1978 में निर्मित बांध विरोधी समिति के अध्यक्ष कौन थे? तो इसके अध्यक्ष थे दोस्तों विद्यासागर नौटियाल। कौन थे? विद्यासागर नौटियाल। अब कुछ और भी फैक्ट हैं जो आप लोगों को ध्यान रखना है। वीरेंद्र सकलानी, सुंदरलाल बहुगुणा, कमलेंदुमती शाह। तो देखिए सबके बारे में आप लोगों ने ध्यान रखना है, ठीक है। अब देखिए आपसे एक प्रश्न और पूछा जाता है कि 1986 में, ठीक है, 1986 में किस देश के साथ टिहरी बांध निर्माण के लिए समझौता होता है? तो वो रूस के लिए होता है, ठीक है। किसके लिए होता है? रूस के साथ होता है। उसके अलावा टिहरी बांध के विरोध में सर्वप्रथम जो आवाज उठाई थी दोस्तों, वो उठाई थी राजमाता कमलेंदुमती शाह ने। किसने उठाई थी? कमलेंदुमती शाह ने उठाई थी, ठीक है। इतनी बात आप लोगों को ध्यान रखनी है, ठीक है। सब बढ़िया हो रहा है, अच्छे से रिकॉर्ड हो रहा है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, ठीक है। तो किसने उठाई थी? आवाज उठाई थी सबसे पहले कमलेंदुमती शाह ने, ठीक है। और इसके विरोध में, ठीक है, इसके विरोध में जो ये आप लोगों को वीरेंद्र सकलानी जी का नाम दिख रहा है, तो 1979 में, कब? 1979 में इनके द्वारा क्या किया जाता है? सुप्रीम कोर्ट में बांध के विरोध में याचिका डाली जाती है। क्या डाली जाती है? याचिका डाली जाती है। अगला प्रश्न देखिए दोस्तों, अगला प्रश्न आप लोग देखेंगे कि गढ़वाल क्षेत्र में, ठीक है। उसके अलावा दोस्तों एक और फैक्ट है, सुंदरलाल बहुगुणा का भी देख लीजिए आप लोग। 1991 में इस बांध विरोधी समिति का नेतृत्व किसने किया? सुंदरलाल बहुगुणा ने किया। और यहाँ धरना देकर 76 दिनों तक, ठीक है, 76 दिनों तक इन्होंने बांध कार्य को रोके रखा था, ठीक है। कितने दिनों तक? 76 दिनों तक इनके द्वारा बांध कार्य को रोका गया था, ठीक है। अब आगे देखिए दोस्तों, 34वां प्रश्न है, गढ़वाल क्षेत्र का सबसे बड़ा और गहरा ताल कौन सा है? ठीक है, सबसे बड़ा और गहरा ताल कौन सा है? सहस्त्र ताल, ठीक है। सहस्त्र ताल क्या है? गढ़वाल क्षेत्र का सबसे क्या है? गहरा और बड़ा ताल है, ठीक है। तो ध्यान देना क्या क्या यहाँ पे आया है, सहस्त्र ताल। तो सहस्त्र ताल क्या है? सबसे गहरा और बड़ा ताल है, ठीक है। उसके अलावा दोस्तों आपके पास आया है
ऑप्शन में दे रखा है मासर ताल। तो ये मासर ताल है, ठीक है, इसके बारे में एक बहुत इंपॉर्टेंट फैक्ट आप लोग ध्यान रखना, इसे बोला जाता है भाई बहन का ताल, ठीक है, महासर ताल, ठीक है। महासर ताल को क्या बोला जाता है, आपका बोला जाता है भाई बहन का ताल। उसके अलावा दोस्तों अगला है आपके सामने यम ताल, ठीक है। तो यम ताल जो है ये हमेशा बर्फ से ढका रहता है, ठीक है। यम ताल क्या है, हमेशा बर्फ से ढका रहता है। उसके बाद आपके सामने बासुकी ताल। तो बासुकी ताल में आपको ध्यान रखना है, जो ये बासुकी ताल है यहाँ का पानी क्या होता है, लाल पानी होता है। कैसा पानी होता है, लाल पानी होता है। और यहाँ ताल कैसा है, नीले कमल के लिए, ठीक है, नीले कमल के लिए प्रसिद्ध है, ठीक है। वासुकी ताल नीले कमल के लिए कौन सा ताल प्रसिद्ध है, वासुकी ताल प्रसिद्ध है। क्लियर हो गई इतनी बात। किस ताल में राजहंस आपको देखने को मिलते हैं, तो राजहंस देखने को मिलते हैं दोस्तों किस ताल में देखने को मिलते हैं आपका, तो ध्यान रखना आप लोग, ये देखने को मिलते हैं आपको मंसूर ताल में। किस ताल में, मंसूर ताल में आप लोगों को राजहंस देखने को मिलते हैं, ठीक है। और मंसूर ताल से ही किसका उद्गम होता है, दूध गंगा का उद्गम होता है, जो किसकी सहायक नदी है, भिलंगना की सहायक नदी है। क्लियर है, इतनी बात आप लोगों को ध्यान रखनी होगी। आगे देखिए दोस्तों, आपके सामने है अप्सरा ताल, आपके सामने है द्रुपति ताल, आपके सामने है जराल ताल। तो द्रुपति ताल क्या है, हिमानी से निर्मित है, यानी कि बर्फ से निर्मित है, ठीक है। उसके अलावा अप्सरा ताल कहाँ पर है, ये बूढ़ा केदार के पास है, ठीक है। जराल ताल, भिलंग ताल, ये सारे के सारे कहाँ हैं, ये टिहरी गढ़वाल में है, ठीक है। चलिए अब आगे देखिए दोस्तों, अगला प्रश्न है आप लोगों के सामने, टिहरी वन, ठीक है। टिहरी का जो वन विभाग की स्थापना, ठीक है, टिहरी वन विभाग की स्थापना कब होती है, जब देश में इंडियन नेशनल कांग्रेस की स्थापना होती है। तो टिहरी में उस टाइम पर क्या होती है, 1885 में क्या होती है, किसकी स्थापना होती है, टिहरी वन विभाग की क्या होती है, स्थापना होती है। बस इतनी बात आप लोगों को क्या करनी है, ध्यान रखनी है। चलिए आगे आप लोग देखिए, एक चीज आप लोग और ध्यान रखना है कि सर्वाधिक झाड़ियां अगर आपसे पूछे तो कहाँ पाई जाती है, टिहरी में ही पाई जाती है। आगे अगला प्रश्न है दोस्तों, रक्षा सूत्र आंदोलन भिलंगना घाटी में सुरेश भाई का नेतृत्व में कब हुआ, ठीक है। रक्षा सूत्र आंदोलन जो है वो भिलंगना घाटी में सुरेश भाई के नेतृत्व में कब होता है, तो ये होता है 1994 में। कब होता है साथियों, 1994 में ये होता है। अगला देखिए दोस्तों, अगला प्रश्न है, सही युग्म की पहचान कीजिए। कुंजणी वन आंदोलन 1904 में होता है, बिल्कुल सत्य बात है। खास पट्टी आंदोलन 1906-7 में होता है, बिल्कुल सही बात है। तिलाड़ी कांड आपका 30 मई 1930 में होता है, बिल्कुल सही बात है। यानी कि चारों युग्म क्या है, बिल्कुल सत्य है। आनंद शपा क्या है, तो आनंद शपा क्या है दोस्तों, अस्पताल है कि राजमहल है कि स्नान घर है कि इनमें से कुछ नहीं है। तो ये जो आनंद शपा है ये आपका क्या है, राजमहल है। क्या है दोस्तों, राजमहल है। देवप्रयाग में रघुनाथ मंदिर किस शैली में बना है, किस शैली में, अगर आपसे पूछा जाता है देवप्रयाग में जो रघुनाथ मंदिर बना है वो किस शैली में बना है, तो आप आंसर करोगे मास्टर जी ये द्रविड़ शैली में बना हुआ है। वो जो मथुरा, ठीक है, किससे संबंधित है, मथुरा भौराणी, किससे संबंधित है, मथुरा भौराणी। अब कौन थी ये मथुरा भौराणी, ये जो आपके माधो सिंह भंडारी है उनकी पुत्र वधू है, ठीक है। माधो सिंह भंडारी की क्या है, ये पुत्र वधू है। क्लियर है। चलिए अगला प्रश्न आता है दोस्तों कि पलेठी का सूर्य मंदिर, ये बहुत, ठीक है, जिस तरीके से मंजियाली का सूर्य मंदिर कहाँ है, उत्तरकाशी में, पलेठी का सूर्य मंदिर कहाँ पर है, ये सूर्य मंदिर आप लोगों को ध्यान रखने, तो ये उत्तरकाशी के, ये माफ कीजिएगा टिहरी के देवप्रयाग में, कहाँ पर है, टिहरी के देवप्रयाग में है। और टिहरी में कौन किस जगह पर है, हिंडोला खाल में, कहाँ पर है, हिंडोला खाल, आप लोग ध्यान रखना, ठीक है। और ये अगर आपसे स्पेशल जगह पूछता है तो ये लुलेरा गुलेरा, ठीक है, लुलेरा और गुलेरा, लुलेरा गुलेरा, लुलेरा गुलेरा घाटी में स्थित है, ठीक है। टिहरी में मुख्य मंदिर है, सुरकंडा मंदिर भी आप लोगों को देखने को मिलेगा, कुंजापुरी मंदिर भी है, चंद्रबदनी मंदिर भी है। यानी कि ये कह सकते हैं ये सारे मंदिर कहाँ पर है, टिहरी के अंदर है। चलिए दोस्तों, टिहरी में किन मेलों का आयोजन होता है, ठीक है। तो टिहरी में रणभूत कोटि का होता है, मोड़ मेला होता है, क्यूंसर का मेला होता है, यानी कि ये सभी मेले कहाँ होते हैं, टिहरी में होते हैं, ठीक है। सही युग्म का चयन कीजिए। सेव मुखी मेला 26 नवंबर को आयोजित होता है। वीर गब्बर सिंह का मेला 21 अप्रैल को आयोजित होता है, ठीक है। यानी कि ये दोनों कथन क्या है, सत्य है। तो 21 अप्रैल 26 नवंबर इन दोनों को आप लोग ध्यान रखना है। कैली पार का मेला किस क्षेत्र में लगता है, तो ये कहाँ लगता है, टिहरी में लगता है, ठीक है।
हिमालय नक्षत्र वेधशाला की स्थापना कब होती है? तो 1946 में होती है। और कौन करते हैं? इसकी स्थापना करते हैं चक्रधर जोशी। सेमियर नाट्य क्लब की स्थापना 1917 में किसने की? तो इसकी स्थापना करते हैं भवानी दत्त उनियाल। ठीक है, सेमियर नाट्य क्लब की स्थापना कौन करते हैं? 1917 में भवानी दत्त उनियाल करते हैं। और चक्रधर जोशी, ठीक है, चक्रधर जोशी क्या करते हैं? हिमालय नक्षत्र वेधशाला अगर आपसे पूछता है कहाँ पर है, तो ये टिहरी के अंदर है, जिसकी स्थापना कौन करते हैं? जिसकी स्थापना करते हैं आपके चक्रधर जोशी 1946 में। टिहरी की साक्षरता कितनी है? ठीक है, तो टिहरी की साक्षरता की अगर हम बात करें तो ये कितनी है? 76.36% है। महिला साक्षरता की बात करें तो 64.28% है। और पुरुष साक्षरता की बात करें तो 89.76 यहाँ की साक्षरता है। ठीक है, अगला देखिए दोस्तों, सही युग्म की पहचान कीजिए। गज्जा, नैनबाग, कीर्तिनगर, बालगंगा, तो ये क्या है? तहसील है, बिल्कुल सही बात है। जाखनीदार, धनोल्टी, घनसाली, तहसील है, बिल्कुल सही बात है। चंबा, जौनपुर, धौलतार, प्रतापनगर, विकासखंड है, बिल्कुल सही बात है। यानी कि सभी युग्म क्या है? सत्य है। राज्य पुलिस अकादमी, राज्य पुलिस प्रशिक्षण अकादमी नरेंद्र नगर में कब से है? तो ये आपका यहाँ पर है 2011 से। ठीक है, तो आई होप दोस्तों इतनी चीजें आप लोगों को अच्छे से समझ में आ गई होगी। ठीक है, और अच्छे से आप लोगों ने इस वीडियो को देख लिया होगा, समझ लिया होगा। पीडीएफ आप लोगों को इसकी व्हाट्सएप ग्रुप में और आपको मिल जाएगी। कहाँ पर मिलेगी? आपको आपके इस डिस्क्रिप्शन बॉक्स में। ठीक है, तब तक टाटा बाय बाय। ठीक है, और जब आप लोगों का सिलेक्शन हो जाएगा तो जो आपको ये स्लाइड में दिख रही है प्यारी सी जगह, खूबसूरत सी जगह, तो यहाँ आप लोग जरूर घूमने आना। ठीक है, बाकी जय हो।